नमस्कार मित्रों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम जनरल स्टडी के टेल पार्ट का अध्ययन कर रहे थे, जो आगामी उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पिछले वीडियो में हमने प्रशांत महासागर की जलधाराओं का अध्ययन किया था। अपने वीडियो के इस सेगमेंट में हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। मित्रों, सबसे पहले अटलांटिक महासागर के बारे में हम आपको बता दें। अटलांटिक महासागर अपने चारों तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर के बाद, और इससे जो जलमार्ग गुजरता है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर का दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। मित्रों, इसकी आकृति अपने पश्चिमी छोर पर और पूर्वी छोर पर एस के आकार की है। यह अपने पश्चिमी छोर पर उत्तर में उत्तर अमेरिका और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तथा अपने पूरब में यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के साथ सीमा बनाता है। जब प्रशांत महासागर की जलधाराओं का मित्रों हम अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने एक जलधारा का अध्ययन किया था जिसका नाम था पेरुवियन जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा। मित्रों, दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधाराएं, जब दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधाराएं इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ती हैं तो वह दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। एक जो विभक्त होती हैं उसे हम कहते हैं पश्चिमी वायु प्रवाह, और दूसरा जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो जलधारा जाती है उसे हम पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा कहते थे। आपको याद होगा। अब मित्रों, हम देखेंगे अटलांटिक महासागर में कैसे हवाओं का प्रवाह होता है। यही दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो जब ये दो भागों में विभक्त होती है, एक पेरू की जलधारा और दूसरी जो है पश्चिमी वायु प्रवाह। यही पश्चिमी वायु प्रवाह जब आगे बढ़कर अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ जाता है तो यह एक पश्चिमी वायु प्रवाह के रूप में ठंडी जलधारा के रूप में आगे बढ़ जाता है, और दूसरी ठंडी जलधारा के रूप में एक फाकलैंड की जलधारा है, ये उत्तर की तरफ बहने लगती है। मित्रों, जब पश्चिमी वायु प्रवाह आगे बढ़ता है तो यह शीतल ठंडी जलधारा पुनः दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा के रूप में आगे बढ़ता है और अफ्रीका के तट से जाकर टकरा जाता है। अफ्रीका के तट से टकराते ही मित्रों, जो उत्तर की तरफ जलधारा जाती है वह ठंडी जलधारा है, इसे हम बेंगुएला की जलधारा कहते हैं, और यही पश्चिमी वायु प्रवाह को पाकर के जो हवा आगे बढ़ जाती है वह हिंद महासागर की जलधारा के रूप में चली जाती है। मित्रों, ये बेंगुएला की जलधारा जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराती है। चूँकि यह ठंडी जलधारा है, इस कारण से इसका वायुदाब उच्च होता है, और उच्च वायुदाब वाली जो जलधाराएं होती हैं वह अपने महाद्वीपों के किनारों को शुष्क कर देती हैं। अतः यहाँ पे एक शुष्क मरुस्थल का निर्माण होता है जिसे हम अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। बेंगुएला जलधारा जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गिनी की खाड़ी के पास ये एक गर्म जलधारा में परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि यह विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने लगती है, और विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती इस गिनी तट की धारा को हम गर्म गिनी की धारा कहते हैं। और गिनी की धारा आगे बढ़कर प्रति विषुवत धारा यानी विषुवत रेखा के उलट प्रति विषुवत धारा के रूप में आगे बढ़ती है, और प्रति विषुवत धारा दो भागों में विभक्त होती है। एक उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है जो आगे एंटीलीज की धारा के साथ जाके मिलती है, और जो धारा दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है वह ब्राज़ील की जलधारा के रूप में जानी जाती है। मित्रों, ये ब्राज़ील की जलधारा भी एक गर्म जलधारा है। एक चीज़ गौर करिएगा मित्रों, ये फाकलैंड की जलधारा और ब्राज़ील की जलधारा जब एक जगह मिलती हैं तो यह मछली उत्पादन का एक बेहतरीन केंद्र बनता है, क्योंकि जहाँ
ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ मत्स्य उत्पादन और मत्स्य उद्योग का एक बेहतरीन क्षेत्र बनता है। तो गर्म ब्राज़ील की धारा और ठंडी फाकलैंड की धारा मिल करके इस ब्राज़ीलियन तट पर एक बेहतरीन मछली उद्योग को स्थापित करते हैं। अब मित्रों, ये जो प्रतिविषुवत रेखा की जो धारा थी, यानी प्रतिविषुवत धारा जो थी, जब ये आगे की तरफ उत्तर की तरफ बढ़ जाती है तो ये उत्तर की तरफ जाते ही यह उत्तर विषुवत धारा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर गई और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही इसे हम उत्तर विषुवत धारा के रूप में जानते हैं। कोरियोलिस के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में जाते ही यह अपने दाहिनी तरफ से आगे बढ़ने लगती है इस तरह से, और दाहिनी तरफ से आगे बढ़ते हुए उत्तर विषुवत धारा जब मैक्सिको की खाड़ी के पास पहुंचती है तो इसे हम एंटीलीज के धारा के नाम से जानते हैं। मित्रों, एंटीलीज की धारा जब उत्तर अमेरिका के फ्लोरिडा के क्षेत्र में पहुंचती है तो इसे हम फ्लोरिडा की जलधारा के रूप में जानते हैं। ये सारी जलधाराएं मित्रों गर्म जलधाराएं हैं। फ्लोरिडा की धारा जब आगे बढ़ती है तो यह अमेरिका में ही सेंट लॉरेंस नदी है, उसकी घाटी के पास यह जो है गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है, और जैसे ही गल्फ स्ट्रीम से मिलती है तो ऊपर की तरफ से एक ठंडी जलधारा आ रही होती है जिसे हम लेब्राडोर की जलधारा कहते हैं। मित्रों, पुनः सेंट लॉरेंस की घाटी में के पास जब गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा यानी ठंडी जलधारा मिलती है तो फिर से एक ग्रैंड बैंक बनता है। ग्रैंड बैंक का मतलब ऐसा किनारा जहाँ पे मत्स्य उत्पादन का पूरा उद्योग स्थापित रहता है, या कह सकते हैं मत्स्य उत्पादन का अनुकूल क्षेत्र बनता है। अब मित्रों, लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम दोनों आपस में मिल करके उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती हैं। इससे पहले मित्रों, जब लेब्राडोर की धारा ऊपर से आ रही होती है तो इसी समय उत्तरी क्षेत्र से ही पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा भी आ करके लेब्राडोर में मिल जाती है। तब जो है गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ने लगती हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में जब ये आगे बढ़ती हैं तो इसी समय उत्तर से ही एक और ठंडी जलधारा आकर के उत्तर अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है, उसे हम इरमिंगर की धारा कहते हैं। और यह भी उत्तर अटलांटिक चूँकि मजबूत प्रवाह है तो इसके साथ मिल करके आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। मित्रों, अब यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली उत्तर अटलांटिक प्रवाह दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक जो है यह यूनाइटेड किंगडम से आगे बढ़ जाती है उत्तर की तरफ, और दूसरा जो है यहीं से घूम जाती है, यानी जो फ्रांस का ये कह सकते हैं कि यूके, फ्रांस और ये स्पेन का जो तट है उससे वो धारा मुड़ जाती है। तो जो जलधारा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है यह आगे की तरफ नॉर्वेजियन जलधारा के रूप में जानी जाती है, यानी नार्वे के तट पे बहती है, इसलिए इसे नॉर्वेजियन जलधारा के रूप में हम लोग जानते हैं। यही जलधारा आगे रूस में भी बह के चली जाती है। मित्रों, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक जो है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यही उत्तर अटलांटिक प्रवाह की धारा जब आगे बढ़ के नॉर्वेजियन धारा के रूप में बढ़ती है तो जो मरमस्क या कह सकते हैं मुर्मुस्क नामक बंदरगाह होता है वह साल भर खुला रहता है इसी जलधारा के कारण, क्योंकि ये गर्म जलधारा है और जैसे ही यह बर्फीले क्षेत्रों में पहुंचती है बर्फ़ पिघल जाता है, और बर्फ़ जब पिघल जाता है तो वो बंदरगाह जो है खुल जाते हैं। तो रूस के तट पर स्थित मरमुस्क बंदरगाह इसी कारण से खुला हुआ है। अब मित्रों, जो धारा घूम करके दक्षिण की तरफ घूमती है इसे हम जो है जब ये स्पेन के तट पे पहुंचती है जिसे हम कनारी प्रायद्वीप के रूप में जानते हैं, तो उसी कनारी प्रायद्वीप के नाम पर ही इसका नाम कनारी जलधारा रखा गया है। और फिर से यही कनारी जलधारा उत्तर विषुवत धारा के रूप में बन करके एक सर्किल का निर्माण
करने लगते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमने देखा अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराओं में मित्रों एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ठंडी जलधाराएं हैं उन्हें आप याद कर लीजिए, गर्म अपने आप याद हो जाएगी। जैसे फॉकलैंड की जलधारा, ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण तट पे बहती है, ये जो है ठंडी जलधारा है। इसके अलावा पश्चिमी वायु प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक धारा, बेंगुएला धारा, ये ठंडी जलधाराएं हैं। उत्तरी छोर पे लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, इरविंगर की धारा और कनारी धारा, ये धाराएं जो हैं ठंडी जलधाराएं हैं। इस तरह से मित्रों आप इनको देखिए, मनन करिए, मैप में देखिए, और मैप में देखने से आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंद महासागर की जलधाराओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।